नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा पंजाब की कई सीमाओं पर कल मंगलवार को पुलिस और किसानों के बीच दिन भर हुए टकराव, झड़प और हिंसा के बाद आज किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि एमएसपी गारंटी कानून और कर्जा माफी समेत 12 मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। अब ऐसे में किसान आंदोलन को देखते हुए कई बॉर्डर्स को सील किया गया है, जिसके कारण कल मंगलवार को भी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार टकराव देखने को मिला। पथराव और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन और रबड़ की गोलियां चलाईं, जिनमें किसानों पर लाठियां भी बरसाई गईं। दोनों बॉर्डर पर हुए टकराव में 100 किसान और अंबाला के नारायणगढ़ के डीएसपी समेत 19 जवान घायल हुए। ऐसे में आज हालात कल से भी ज्यादा गंभीर होने की आशंका है। किसान आंदोलन के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उनका समर्थन करते हुए सरकार से उनकी मांगों को मानने का आग्रह किया है और साथ ही किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए राजधानी की सीमाओं पर की गई व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। ओवैसी ने कहा कि ये मोदी सरकार की नाकामी है। जो किसानों की एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी की मांग थी, उसे पूरा किया जाना चाहिए था। उन्होंने जुलाई 2022 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। किसानों की मांग कि समूचे उपज पर एमएसपी की गारंटी और स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले को लागू करना, ये 2 चीजें करना जरूरी है। सरकार क्यों टाइम पास कर रही है? ओवैसी ने आगे केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि अब किसानों को सरकार दिल्ली बॉर्डर पर ऐसे रोक रही है जैसे पड़ोस के देश में से एक फौज आने वाली है। अरे भाई, किसान हैं, क्या होने वाला है? आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं। आपने एक अजीब माहौल करके रख दिया है। एमएसपी पर उनकी मांग को प्रधानमंत्री को कबूल करना चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, उनको ही फायदा होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने की कड़ी निंदा की है। ममता बनर्जी ने इसे किसानों पर बीजेपी का बर्बर हमला करार दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने पर किसानों पर आंसू गैस के गोलों से हमला किया जाएगा तो हमारा देश कैसे तरक्की कर सकता है। मैं बीजेपी द्वारा हमारे किसानों पर बर्बर हमले की कड़ी निंदा करती हूँ। उनके विरोध को दबाने की बजाय बीजेपी को अपने बढ़े हुए अहंकार, सत्ता की भूख की महत्वाकांक्षाओं और निष्प्रभावी शासन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने किसानों के खिलाफ पुलिस के एक्शन पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में और भारत की राजनीति में आज का दिन काला दिन है। हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए गए। अभी 100 से ज्यादा किसान जख्मी हैं और 2 से 3 तो गंभीर रूप से जख्मी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अभी सरकार से कोई बात नहीं हुई है। हमारे साथ पूरा पंजाब आएगा और हरियाणा भी आएगा। हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हमसे ही देश चलता है। हम मिलकर इस मसले का हल चाहते थे, लेकिन सरकार साथ नहीं दे रही। अगर सरकार हमारे साथ ऐसे ही बर्ताव करती रही तो हम कह सकते हैं कि हमें इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। कांग्रेस की संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी आज बुधवार को राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। यह जानकारी पार्टी सूत्रों द्वारा कल मंगलवार को दी गई। सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी बुधवार को जयपुर में नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं। बता दें कि सोनिया गांधी वर्ष 1999 से लगातार लोकसभा सदस्य हैं। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वह अमेठी से भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं, लेकिन यह पहली बार होगा कि वह संसद के उच्च सदन में जाएंगी। साथ ही बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत 8 फरवरी से हो चुकी है और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख कल 15 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी, जबकि उम्मीदवार 20 फरवरी तक अपना नाम वापस ले सकेंगे और मतदान 27 फरवरी को होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है और कहा है कि बिना किसी पद के भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। सपा प्रमुख को भेजे गए पत्र में मौर्य ने लिखा कि मैंने लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश की, पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम अपने तौर तरीके से जारी रखा और बीजेपी के मकर जाल में फंसे आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के स्वाभिमान को जगाने की कोशिश की, पर मेरे बयानों को निजी बयान कहा गया, लेकिन कुछ अन्य राष्ट्रीय महासचिवों का बयान पार्टी का होता था
और हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता ने भी इसी बात का समर्थन किया। उन्होंने आगे लिखा कि अगर राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं कि ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ का निलंबन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। गौरतलब है कि बीते साल दिसंबर में कुश्ती संघ के चुनाव में पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह की जीत हुई थी, जिसके बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया और विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड्स लौटा दिए थे। वहीं पहलवानों के विरोध के बाद खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 9 फरवरी को एक बैठक की और इस बैठक के दौरान भारतीय कुश्ती संघ के निलंबन की समीक्षा की गई, जिसके बाद अब निलंबन हटाने का फैसला लिया गया है। जेल में बंद तमिलनाडु सरकार में मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने राजभवन के हवाले से ये जानकारी दी। राजभवन ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से 12 फरवरी को भेजी गई चिट्ठी के आधार पर सेंथिल बालाजी के मंत्री पद से दिए इस्तीफे को राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि सेंथिल बालाजी को बीते साल ईडी ने कथित रोजगार संबंधित घोटाले को लेकर गिरफ्तार किया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कल मंगलवार को कतर से भारत के पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाए जाने में शाहरुख खान की भूमिका बताई थी। दरअसल मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा था कि अगले 2 दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने यूएई और कतर के दौरे पर रहूंगा, जिससे इन 2 देशों में भारत के द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि मोदी को सिनेमा स्टार शाहरुख खान को कतर साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय और एनएसए कतर के शेख को मनाने में विफल रहे थे। तब मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था और इस तरह कतर के शेख के साथ हमारे नौसैनिक अधिकारियों को छुड़ाने का एक महंगा सौदा हुआ। वहीं अब बीजेपी नेता के इस दावे के बाद शाहरुख खान के ऑफिस की ओर से बयान जारी किया गया है। यह बयान शाहरुख खान की मैनेजर पूजा दडलानी ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसकी पुष्टि समाचार एजेंसी पीटीआई ने भी की। बयान में कहा गया है कि कतर से भारतीय नौसेना अधिकारियों की रिहाई में शाहरुख खान की कथित भूमिका से जुड़ी रिपोर्ट्स पर शाहरुख खान के दफ्तर का कहना है कि उनकी भागीदारी के ऐसे कोई भी दावे निराधार हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि इसकी सफलता सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के अधिकारियों की वजह से रही है और हम इसमें शाहरुख खान की किसी भी भागीदारी से इनकार करते हैं। बयान में आगे लिखा है कि कूटनीति और सरकार के शासन से जुड़े सभी मामलों को हमारे सक्षम नेता अपने सबसे बेहतरीन तरीके से संभालते हैं। अन्य भारतीयों की तरह शाहरुख खान भी बहुत खुश हैं कि नौसेना अधिकारी अब अपने घर पर सुरक्षित हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बीच टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि उनके कांग्रेस छोड़ने की वजहों में से एक ये है कि अशोक चौहान को केंद्रीय एजेंसियों के नोटिस का डर सता रहा था और इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि चौहान लंबे समय से इस डर में थे कि उन्हें केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि किन मामलों में उन्हें डर था, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने की योजना वह काफी लंबे समय से बना रहे थे। पार्टी में पद छोड़ने से पहले अशोक चौहान ने सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी। पिछले हफ्ते ही अशोक इन दोनों शीर्ष नेताओं से मिले थे और पार्टी छोड़ने के बारे में भी बात की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव का बिहार विधानसभा का अगला स्पीकर बनना लगभग तय है। बता दें, ये पद सोमवार को नीतीश कुमार सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद खाली है और फिलहाल डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं। इस बीच कल मंगलवार को नंदकिशोर यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में अपना नामांकन भरा। इस दौरान एनडीए के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं अब किसी अन्य प्रत्याशी के नामांकन न भरने से नंदकिशोर यादव का स्पीकर बनना तय है। नए अध्यक्ष का चुनाव कल 15 फरवरी यानी गुरुवार को होना है। बता दें कि नंदकिशोर यादव पटना साहिब से विधायक हैं और साल 1995 में पहली बार विधायक बनने के बाद से वह 7 बार इस सीट से जीत चुके हैं।
पाकिस्तान में नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच गठबंधन सरकार बनाने को लेकर सहमति की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं इस बीच PTI प्रमुख और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल से अपने परिवार के जरिए देशवासियों के नाम एक संदेश भेजा है। इसमें उन्होंने देश की जनता का आभार प्रकट करते हुए साफ लहजे में कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी अन्य पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगी। उन्होंने लिखा कि मैं 2/3 बहुमत के साथ PTI को जिम्मेदारी सौंपने के लिए देश की जनता का दिल से आभार प्रकट करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में मतदान को देखकर मुझे खुशी हुई। अब पाकिस्तान की जनता ने स्पष्ट रूप से अपना फैसला सुना दिया है, तो पाकिस्तान के चुनाव में लोकतंत्र और निष्पक्षता की सख्त ज़रूरत है। इमरान खान ने चुनाव में हुई कथित धांधली को लेकर आगे कहा कि मैं चुराए गए वोटों के आधार पर सरकार बनाने से आने वाली विपदा के खिलाफ चेतावनी देता हूं। दिन दहाड़े हुई इस तरह की डकैती न केवल नागरिकों का अपमान है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को और नीचे की ओर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि PTI लोगों की इच्छाओं से कभी समझौता नहीं करेगी और इसलिए मैंने अपनी पार्टी को इस लूटे गए जनादेश के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQM समेत किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ने का निर्देश दिया है। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने चेतावनी दी है कि गजा के एकदम दक्षिण में स्थित रफा में जारी इस्राएली हमलों से कत्लेआम मच सकता है। ह्यूमैनिटेरियन चीफ मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि गजा में फिलिस्तीनी पहले ही ऐसे तेज क्रूर हमले झेल रहे हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है और अब रफा पर हमले के नतीजे विनाशकारी होंगे। ग्रिफिथ्स ने कड़े शब्दों में कहा कि 10 लाख से अधिक लोग रफा में ठसाठस भरे हुए हैं और मौत का सामना कर रहे हैं। शहर में लोगों के पास खाने या दवा की पहुंच बेहद कम है और कहीं भी जाना सुरक्षित नहीं है। ऐसे में यहां पर इजरायली हमला पहले से ही कमज़ोर मानवीय सहायता अभियान को खत्म कर सकता है। बता दें कि रफा गजा पट्टी के दक्षिण में स्थित मिस्र की सीमा से सटता शहर है, जहां इसराइल ने हाल ही में हमले शुरू किए हैं। इसराइल का कहना है कि इस युद्ध में जीत के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। स्टॉक मार्केट आज बुधवार 14 फरवरी को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 165 अंक की गिरावट के साथ 21,578 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 520 अंक टूटकर 71,035 के लेवल पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 483 अंक उछलकर 71,555 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 44,980 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।